ये बात पक्की बात समझ में आ रही? हेलो, कौन? हाँ, कमेश्वरी जानी नहीं ज्वाइन हुई है। सलोनी आप कैसे हो? ये बात मेरी समझ आई कि नहीं? सलोनी, कमेश्वरी, कैसे हो आप लोग? ठीक है। तो हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ कि भाई इन्फ्लुएंसर मत बनाओ मुझे अपनी लाइफ का। इन्फ्लुएंसर से आप लोग वैसे ही मुझे मालूम है त्रस्त हो। आप में से कई लोग अपने एक एक साल वेस्ट कर चुके हैं इन्फ्लुएंसर के चक्कर में। डोंट मेक मी अनदर इन्फ्लुएंसर ऑफ योर लाइफ। ठीक है। और उसके लिए क्या होगा, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है। तभी मैं बोलता हूँ बोल बोल के पढ़ो। जब मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ तो बोलो, हाँ ये इक्वेशन ऐसे लगेगी, ये ऐसे लगेगी। जब मैं कोई डेरिवेशन बता रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो उसमें एक्टिवली रिकॉल करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, जवाब दो कि हाँ ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक। मुंह बंद करके मत बैठना। ठीक। हाँ, ये बस समझो बेटा, आप लोग ऑलरेडी इन्फ्लुएंस, मैं जानता हूँ आप लोग त्रस्त हो इन्फ्लुएंसर से। ठीक है। यूट्यूब पे बैच आते जाते हैं लोगों के। एक का सिलेबस हुआ नहीं है, 3 बैच और निकाल दिए। ठीक है। तो यू पीपल आर ऑलरेडी फेड अप फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर्स, आई नो इट। ठीक है। बच्चे कमेंट करते हैं, भाई हम पढ़ते नहीं, बाकी कोई पढ़े ना पढ़े, मैं अलग अलग वीडियोस में नीचे कमेंट पढ़ता हूँ कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है। बच्चा बोलता है सर पुरानी सीरीज पूरी करी नहीं, ये वाली नया निकाल दिया बैच आपने। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि यू आर फेड अप फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स। डोंट मेक मी अनदर इन्फ्लुएंसर ऑफ योर लाइफ। यहाँ अगर आप 1 घंटा भी दे रहे हो तो सीख कर जाओ। मैंने आज तक बोला ही नहीं कि मैं नीट निकलवा दूंगा। मैं जितने दिन से आपके साथ जुड़ा हूं, मैंने एक बार भी नहीं बोला नीट निकलवा दूंगा। बोला क्या मैंने ये बात? बताओ। मैंने हमेशा ये बोली, जब मैंने थर्मो पढ़ाया तो मैंने ये बोला क्या आप थर्मो सीख गए? जब मैंने एनएलएम पढ़ाया तो मैंने ये बोला क्या आप एनएलएम सीख गए? मैंने बोला ही नहीं मैं नीट निकलवा दूंगा। मैं बोल ही नहीं रहा हूं मैं नीट निकलवा दूंगा। मैं सिखा रहा हूं आपको। एंड यू टू अंडरस्टैंड, एग्जाम तभी निकलेगा जब सीखोगे। और सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो भैया हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये हमको सलोनी यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि एक बॉडी है, ये टी टेम्परेचर पे है, सराउंडिंग टी नॉट पर है। तो इसके कूलिंग का रेट क्या हो जाएगा बेटा? ये हमने आपको बताया था, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब पी को आप कैसा लिख सकते हो? डी क्यू अपॉन डी टी। अब मान लो ये बॉडी का स्पेसिफिक हीट क्या है? सी है, तो डी क्यू क्या बन जाएगा? एम सी डी टी। मान लो इसका मास एम है और स्पेसिफिक हीट सी है, तो एम सी डी टी बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने Q की जगह एम सी डी टी लिखा। अब ये माइनस क्यों? क्योंकि डी टी क्या है? नेगेटिव है। तो डी क्यू को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस एम सी डी टी अपॉन डी टी। तो ये इक्वेशन ऐसे बन गई। अब अगर टी नोट और टी के बीच में डिफरेंस हाई है, मतलब अगर मान लीजिए कि आपकी ये बॉडी सपोज मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस पे है और आपका सराउंडिंग मान लो 37 डिग्री सेल्सियस पे है, तब तो आपको ये वाली इक्वेशन ही यूज करनी पड़ेगी, ये वाली इक्वेशन ही यूज करनी पड़ेगी। पर अगर टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब सपोज आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर 37 पे ही है और आपका बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 13 डिग्री का ही डिफरेंस है। उस केस में हम एक अप्रोक्सीमेशन लेके इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो न्यूटन भैया ने हमको यही बताया कि जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, जब क्या नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो डेल्टा टी नॉट, टी को हम क्या लिख सकते हैं? टी नॉट प्लस डेल्टा टी। तो हमने इसी इक्वेशन में ये चीज पुट कर दी, सिग्मा ई ए एम सी को हमने अल्फा लिख दिया यहाँ पर। अब यहां से हमने क्या निकाल लिया? टी नॉट बाहर निकाल लिया, तो ये इक्वेशन ऐसे बन गई। अब यहाँ पे हमने एक बाइनोमियल थ्योरम में एक अप्रोक्सीमेशन पढ़ा हुआ था बेसिक मैथ में, जहां पे 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन क्या बन जाता है? 1 प्लस माइनस एन एक्स बन जाता है, जब एन वेरी लेस देन 1 हो। ये कब है? जब एन एक्स वेरी लेस देन 1 हो। जब ये एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, उस केस में। तो अगर डेल्टा टी छोटा है, मतलब टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल जो है अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो ये पूरी टर्म को हम लिख देंगे क्या? 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट, वही मैंने लिखा। अब ये -1 और 1 कैंसिल कर दिया, इतना मैंने सिखाया था अभी तक। क्या आप लोग को ये समझ आया? बताओ। इतना समझ आया? अब देखो, एक टी नॉट से एक ये कैंसिल हो गया, तो यहां से हमको क्या मिल गया? डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 अल्फा, सॉरी 4 अल्फा
टी नॉट क्यूब इंटू डेल्टा टी। ये बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। यस, इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट। ये भी तो एक कांस्टेंट है, क्यों, टी नॉट कांस्टेंट है, सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि सराउंडिंग क्या है बेटा, सराउंडिंग एक, आप ऐसा समझ सकते हो, इनफाइनाइट कुएं के जैसा है, जो बहुत इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आपका जैसे घर घर है, तो घर में आप गैस जलाते हो तो घर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता ना, अगर अनलेस कि अनटिल वो पैक्ड घर हो। अगर आपने वहां पर अगर आपने वहां पर घर में ये वाली कंडीशन, ये एडियाबेटिक कंडीशन डेवलप कर ली है, तब तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आप हीट बाहर नहीं जाने दे रहे, हीट को ट्रैप कर रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में जब आपके घर में अगर आप कोई गर्म चाय रख देते हो तो चाय ठंडी होती है, पर आपके घर का टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं, नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं होता ना कि आपने गर्म चाय रखी थी, थोड़ी बाद चाय ठंडी हो गई, आपका रूम गर्म हो गया, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, बताओ। तो इसका मतलब जो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी बदलेगा नहीं। तो इस पूरे को हम एक नया कांस्टेंट सी बोल सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि अल्फा भी कांस्टेंट था, टी नॉट भी कांस्टेंट है, 4 तो कांस्टेंट होते ही, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं क्या, बताओ। यस, बताओ। अब इसको मैं, हाँ, डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस सी टी माइनस टी नॉट लिख दूंगा कि नहीं, डेल्टा टी को, डेल्टा टी क्या हो गया, टी माइनस टी नॉट लिख दिया जाएगा डेल्टा टी की जगह। ये इक्वेशन कब वैलिड है बेटा, जब बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक। यस, इतना समझ आया कि नहीं आया, बताओ। क्या है, ऑब्वियस सी बात है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग टेम्परेचर मान लीजिए 37 है, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तब हम ये इक्वेशन वैलिड है। पर मान लेते हैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए आपकी बॉडी 1000 डिग्री सेल्सियस पे है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे है, तब ये इक्वेशन आप नहीं लगा सकते। समझ में आ रही कि नहीं बात, हाँ। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 80 डिग्री, इफ इट्स टेम्परेचर फॉल्स टू 64 इन 5 मिनट, ठीक है। नहीं, यहाँ तो सराउंडिंग पूछ लिया, अगला ये पढ़ो। यहाँ बोल रहा है कि एक लिक्विड 61 डिग्री पे है और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या 37 पे, तो 61 से 37 का बीच का डिफरेंस कितना है, 31 डिग्री का, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत अत्यधिक नहीं है। 100 200 500 के जब आसपास सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर बीच में आने लगता है, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। क्या यहाँ पे 100 200 का डिफरेंस आ रहा है, 100 200 300 400 का डिफरेंस है, नहीं, सिर्फ 30 डिग्री का डिफरेंस है कि नहीं। तो इस केस में ये वाली इक्वेशन वैलिड है। अब आपको समझ आया कि नहीं आया, बताओ। हाँ, अब यहां पे क्या कर लोगे, बस कुछ नहीं, टी को एक साथ ले लाओ, टी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस सी डी टी। यस, बताओ। हाँ, और इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको इक्वेशन फाइनल क्या मिल जाएगी, टी इज इक्वल टू टी इनिशियल, नहीं सॉरी, टी इज इक्वल टू टी नॉट, मतलब किसी भी समय टी पर टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस सी टी। ये इक्वेशन जब आप इसको सॉल्व करोगे मिल जाएगी। अब सॉल्व हमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये इक्वेशन यूज नहीं कर रहे हैं, नॉट टू बी यूज्ड इन एग्जाम। क्यों क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे e की पावर आ गया, इसको सॉल्व करना बड़ा टिपिकल है। तो सर आपने क्यों बताया ये, क्योंकि मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ये ग्राफ कैसा बनेगा, टाइम टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ बॉडी का। आप बता सकते हो क्या, देख के समझ आ रहा है कि नहीं, फिर वही हो गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तुम लोग। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, बताओ। एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये बॉडी कूल होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, टी नॉट पे। इनिशियल इसका टेम्परेचर टी आई था मान लेते हैं, तो ऐसा एक्सपोनेंशियल कर्व है, देखो e की पावर में आ रहा है, एक्सपोनेंशियली ऐसे कूल होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये आपको नीट के लिए सीधे याद रखना है, ग्राफ याद रखना है, बताओ।
बताओ। यस। हाँ, क्वेश्चन बनेगा द कूलिंग कर्व या द टेम्परेचर वर्सेस टाइम कर्व of a body is of a of a of a body of a cooling body is। ठीक है, चार ऑप्शन बनेंगे, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन ऐसा बना दिया जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा नन ऑफ दीज, NOT। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। ये टी इनिशियल है, ये टी नॉट है, ये ऐसा, ये टी इनिशियल है, ये टी नॉट है, ऐसा, और ये टी नॉट है, ये टी इनिशियल है, ऐसा। ये बन जाएगा सवाल, ये आएगा आपके एग्जाम में ऐसा, अगर आएगा तो ग्राफ से। अगर सवाल पूछेगा ग्राफ का तो यही पूछेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर? टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा कूलिंग बॉडी का? आपको ये क्वेश्चन ध्यान में नहीं रखनी, क्योंकि ये आपको एग्जाम में यूज नहीं करनी। आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान में नहीं रखनी, ये सब कुछ ध्यान में नहीं रखना, ये समझाने के लिए बताया मैंने। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये होता है, और आपको ये ग्राफ ध्यान में रखना है, बस दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? क्या चीज? हाँ, वो तो बेटा उसके सवाल तो मैंने ऑलरेडी कल करा दिए ना यार, कि किस रेट से कूल होगा, वो तो कल मैंने सवाल कराया ना उसके। ये वाला केस तो हम ऑलरेडी कल कर चुके ना, कल की क्लास में। अरे भाई, वो वाला केस याद नहीं जहां 3 ब्लॉक थे रखे हुए थे, तो उसमें आपको टेम्परेचर निकालना था। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस हाई रहेगा तो इक्विलिब्रियम का केस भी हमने करा दिया था। सारे केस वहां कवर हो चुके हैं जितने टाइप के आपके लेवल पे बनेंगे, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले के सवाल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, ये वाला फॉर्मूला आपके सिलेबस में है, इसके सवाल भी आएंगे, पर हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, कर चुके ना। अब ये वाला केस है, ठीक है। ये कौन सा केस है? चाय में आपका खाना ठंडा कितनी देर में होगा, चाय कितनी देर में ठंडी होगी, वो वाला केस है ये। आपका खाना और चाय बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है क्या? 40-50 डिग्री पे ही तो होता है, 60 डिग्री पे। कि बहुत ऐसा होता है कि 2000 डिग्री सेल्सियस पे खाना पकाया है, 3000 डिग्री सेल्सियस पे चाय पकाई। नॉर्मली होता है ना, रूम टेम्परेचर से थोड़ा हाई होता है। चाय तो गरम गरम पीते हैं हम लोग, है ना। तो वो वाला केस है, चाय ठंडे होने का रेट कैसा होगा, उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये बता रहा हूं मैं। ये चाय का ठंडा होना है, चाय ठंडी होना है, वो वाला केस। बताओ। यस। अब हमने बोला है कि ये वाला फॉर्मूला सही है, बट ये एग्जाम में यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें ई की टर्म आ गई। ई की टर्म जब आ जाएगा तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर सर क्वेश्चन तो आता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, तो हम कैसे करेंगे फिर अगर ये फॉर्मूला सॉल्व नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूला तो यही आया है, ठीक। ये फॉर्मूला आपको क्या देगा? एक्यूरेट रिजल्ट देगा। क्या देगा? एक्यूरेट रिजल्ट। क्या देगा बताओ? बताओ। पर हम पेन पेपर पे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाल सकते, हमें कैलकुलेटर की जरूरत है। पर क्या आपको नीट में कैलकुलेटर मिलता है? हाँ, पक्की बात, सबको पता है ये बात, नीट में कैलकुलेटर नहीं मिलता। कोई ऐसा तो नहीं जो ले जाता है छुपा के जेब में रख के कैलकुलेटर, नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करें? तो सब लोग नीट वाले बच्चे पहुंच गए धरना देने के लिए न्यूटन के घर के सामने, कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा खतरनाक फॉर्मूला बना दिया, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, हमसे तो बनेगा ही नहीं, हम लोग को तो कैलकुलेटर भी नहीं देते वो लोग। तो न्यूटन ने बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम लोग का ना जुगाड़ अभी हम कर देते हैं। न्यूटन ने बोला यार ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया? तो फिजा ने बोला यहां से आया। तो न्यूटन ने बोला अच्छा इस वाले फॉर्मूले को पकड़ो जरा।
तो ये वाला फॉर्मूला इसको सॉल्व किया था हमने तब तो वो आया था ना, बताओ वो खतरनाक वाला फॉर्मूला इसी को सॉल्व करके आया था कि नहीं। न्यूटन ने बोला ये जो टी है ना बेटा, ये जो टी है इसकी जगह तुम एवरेज टेम्परेचर रख दो, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रख दो। क्या रख दो? एवरेज, इसको टी एवरेज बना दो, एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो फिजा ने बोला इससे क्या होगा, तो न्यूटन ने बोला यार इससे ना तुम्हारी कैलकुलेशन एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगी और तुम्हारा आंसर एक लाइन में आ जाएगा, एक लाइन, एक से दो लाइन में आंसर आ जाएगा। पर ये आंसर कैसा आएगा? अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट नहीं होगा, ये अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। क्या होगा? अप्रोक्सीमेट। तो पर आंसर तो मिल जाएगा ना। तो फिजा ने पूछा न्यूटन से आंसर तो मिल जाएगा ना, इसने बोला हाँ आंसर मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत। जैसे मान लो एक्यूरेट आंसर 3 मिनट है, तो हो सकता है इस मेथड से 2.9 आंसर आए या 3.2 आंसर आए, ऐसा आएगा, आसपास आंसर आएगा। तो बोला ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हमारा काम भी हो गया। फिर सलोनी आई, वहीं बाजू में खड़ी थी सलोनी। सलोनी बोला अच्छा बढ़िया बात है, आपने टी एवरेज क्या है ये क्या कर दिया। न्यूटन ने बोला मान लो, सलोनी से बोला सलोनी क्लास में हो ना, तो तुमसे पूछा न्यूटन भैया ने, एक बॉडी 50 डिग्री सेल्सियस से ठंडी होके 45 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच रही है, ठीक है। तो टी एवरेज का मतलब है बीच का, टी एवरेज का मतलब क्या होता है? बीच का, ठीक। 50 और 45 के बीच का टेम्परेचर कौन सा है? 50 से 50 और 50 से 40 आए तो बीच का टेम्परेचर क्या आएगा? 45 आएगा। ये 45 कैसे आया? 50 को और 40 को जोड़ दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, वहीं से तो आया 45। न्यूटन ने बोला ये 45 ही टी एवरेज है, यही क्या है? टी एवरेज। मान लो कोई बॉडी 32 डिग्री सेल्सियस से ठंडी होके लेट अस सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे जा रही, तो इसका टी एवरेज क्या आएगा? इसका बीच का टेम्परेचर कौन सा होगा? बीचों बीच वाला। कैसे निकालोगे? इन दोनों को ऐड कर दोगे, 32 प्लस 20 कर दोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो कितना हो गया ये? 52/2 मतलब 26 डिग्री, ये इसके बीच का है। ये न्यूटन ने बोला। न्यूटन ने बोला इस टेम्परेचर को यहां रख देना टी एवरेज निकाल के, तो तुम्हारी ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी। बताओ समझ आया कि नहीं? यस। हाँ। फिर स, फिजा बोली अब आप जो बात बोल रहे हो ना सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, पर अभी भी क्लियर नहीं हुई, है ना, अभी भी क्लियर नहीं हुई बात। क्योंकि सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही कि हाँ ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ये कर देना, वो कर देना, बट जम नहीं रही बात, मतलब पचा नहीं पा रहे हैं इस बात को, राइट। तो न्यूटन भैया ने बोला चलो एक सवाल करके बताते हैं, तो आप पचा पाओगे इस बात को। एक सवाल कर लोगे तो पचा ले जाओगे, न्यूटन भैया ने ये बोल दिया, ठीक है। तो ये सवाल पढ़ो सब बच्चे, आपके सामने जो लिखा हुआ है, सारे बच्चे सवाल पढ़ो। पढ़ा सवाल सबने? बताओ क्यों होगा, बताओ। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है कि नहीं यहाँ? हाँ? नहीं बेटा, ध्यान से सुनो, इसलिए हम बोलते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करो क्लास में, इसलिए आज मैंने समझाया आप लोगों को। देखो बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 61 डिग्री सेल्सियस इनिशियली, 61 है। और रूम टेम्परेचर मतलब टी नॉट, ये कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 31 डिग्री का, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। तो न्यूटन ने यही तो बोला, जब टेम्परेचर डिफरेंस 200 300 400 500 1000 डिग्री सेल्सियस का ना हो, छोटा मोटा हो, 30 35 डिग्री 20 डिग्री, किसमें? बॉडी के टेम्परेचर में और सराउंडिंग टेम्परेचर में, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है। बताओ। यस बताओ। अब न्यूटन भैया से हमने पूछा
हाँ भाई बताओ, तुम जो बोल रहे थे, कहानी बता रहे थे, उसको कैसे लगाएंगे बताओ जरा। तो न्यूटन भैया ने बोला चलो देखो, केस वन लिखो, केस वन। ठीक, केस वन में बॉडी कहां से कहां जा रही, 61 डिग्री सेल्सियस से जा रही है 60, अरे यार क्या हो गया ये, 61 डिग्री, अब ध्यान से सुनना, 61 डिग्री सेल्सियस से जा रही है 59 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूटन बाबा ने पूछा फिजा से, बताओ बीच वाला कौन सा है इसका, बीचों बीच। तो फिजा ने बोला 61 प्लस 59 अपॉन 2 कर देंगे, उससे हमको बीचों बीच वाला मिल जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। यस, मिलेगा कि नहीं मिलेगा 60 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये बीचों बीच वाला मिल जाएगा। इसी को न्यूटन बाबा ने क्या बोला था, टी एवरेज। अब न्यूटन का फॉर्मूला लगा दो, डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस सी था ना, कहाँ गया फॉर्मूला, हाँ, इनटू टी एवरेज माइनस टी नॉट। तो यहाँ पे डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 61 से 59 गया, तो 61 माइनस 59 अपॉन, अब ये बताओ, ये ट्रांसफर, ये चेंज कितने समय में हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मिनट में हुआ, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर कितने समय में हुआ, 10 मिनट में हुआ। कहां से पता चला, सपना नहीं आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। माइनस सी, सी हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, ठीक है। टी एवरेज कितना आ गया बेटा, बीच वाला 60, टी नोट बेटा सवाल में दिया हुआ है 30। हाँ, अभी इसमें सॉल्व नहीं करना है, इसको इक्वेशन वन लिख के छोड़ दो, ठीक है, इसको क्या कर दो, इक्वेशन वन लिख के छोड़ दो। हाँ, अब केस टू लिखो, केस टू में भी सेम इक्वेशन फिर से लिखो। अब केस टू में कहां से कहां जा रहे हैं, 51 से 49 जा रहे हैं, ठीक, कहां से कहां जा रहे हैं बता, बच्चा बताओ, 51 से 49, सारे बच्चों की आवाज आनी चाहिए, सारे बच्चों की आवाज मुझे सुनाई देती रहनी चाहिए। 51 से 49 जा रहे हैं, तो न्यूटन बाबा ने पूछा इसका एवरेज क्या है, बीचों बीच वाला बताओ। तो इस बार किसने, सलोनी ने आंसर दिया क्या, सर 51 और 49 को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 51 प्लस 49 100 होता है, 100 अपॉन 2 50 हो गया। यही क्या है इस वाले केस का टी एवरेज। तो सर यहाँ पे dt क्या हो जाएगा, 51 माइनस 49, ठीक, ये टेम्परेचर dt, ये वाला T2 मान लो, यही तो हमें पूछा जा रहा है, इज इक्वल टू माइनस सी, सी तो कांस्टेंट है तो वही रहेगा। टी एवरेज क्या है इस बार 50, और टी नोट तो वही वही था, टीसी था ना टी नोट। हाँ, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे बेटा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ये वाली इक्वेशन क्या बनी थी, 61 माइनस 59 कितना था, 2, 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू माइनस सी, 60 माइनस 30 कितना है 30, ठीक, और ये कितना बना है 2 अपॉन टी टू इज इक्वल टू माइनस सी, और 50 माइनस 30 कितना है 20, दोनों को डिवाइड कर दो, तो 2 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन टी टू इज इक्वल टू माइनस सी इंटू 30 अपॉन माइनस सी इंटू 20। डिवाइड कर दोगे कि दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना आता है कि नहीं, बताओ, आता है। माइनस सी से माइनस सी कैंसिल, इसलिए मैंने बोला था सी मत निकालो, कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, इस तरफ क्या बचा, T2 अपॉन 10 बचा, इस तरफ क्या बचा 3 अपॉन 2 बचा, यहां से आपको T2 कितना मिल गया 15 मिनट। इसको इसमें स्मॉल टी बोल दो, क्योंकि ये टाइम है ना, कैपिटल टी से टेम्परेचर दिखा रहे हैं, तो इसको स्मॉल टी बोल दो। 15 मिनट में ये कूलिंग हो जाएगी, 15 मिनट ऑप्शन है क्या, आसान है कठिन है, ये बहुत कठिन है, हो ही नहीं पाएगा, ये कठिन था, हे भगवान इतना कठिन, बाप रे बाप, ये कैसे कर पाएंगे हम, ऐसा तो नहीं फील आ रहा। सलोनी, सलोनी, ऐसा तो फील नहीं आ रहा कि बस मतलब दुनिया खत्म, ये हमसे कैसे हो पाएगा, ऐसा तो नहीं फील आ रहा है क्या, हार्ड लग रहा है। अरे चलो अभी एक और सवाल करते हैं, अभी इजी लग जाएगा, ठीक है। क्या करना है बेटा, टी एवरेज निकालना, बस बात खत्म, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डिवाइड कर देना, हर बार यही करना है। चलो एक सवाल और करते हैं, सलोनी को हार्ड लग गया इसलिए अपन सवाल कर लेते हैं एक और, है ना। चलो भाई ये वाला करो, ये वाला नहीं,
इसके पहले ये वाला करो। चलो, दो केस बनेंगे बेटा हमेशा, दोनों में आपको इक्वेशन लिखनी है, टी एवरेज की वैल्यू डालनी है और डिवाइड करना, हमेशा सेम प्रोसेस है। सारे बच्चे ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। ये आप लोगों ने बताओ, मैं बताऊं? करो करो करो। हाँ, दोनों को डिवाइड कर दो, इसमें सी कट जाए, सी कैलकुलेट ही ना करना पड़े। करो। बस आ रहा है ना? हो गया आंसर, 10 आंसर है। चलो, नहीं आया आपका? चलो नहीं। अरे यार, ये क्या नौटंकी है यार, मतलब अभी भी आ रही है, कट रही है। हाँ, ठीक है। हाँ भाई, सलोनी आपसे बना? 10 आ रहा ना सबका? आ गया समझ में अब कैसे लिखनी इक्वेशन? हम्म। चलो, नहीं, एक बार और मैं फिर समझा देता हूँ भैया, है ना, फिर से न्यूटन बाबा के तरीके से, है ना। अगर थोड़ा भी डाउट रह गया हो तो बता देता हूँ, वैसा हो तो आप लोग का आंसर आ गया है, ठीक। केस वन में क्या हुआ बेटा? केस फर्स्ट में वो कहां से कहां गया? 50 से गया 49 पे। तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे? 50 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2। यस। तो बीच वाला कितना आ जाएगा? 49.5। क्या यही आया था आप लोग का? आया। अब इक्वेशन कैसे लिखोगे? dt अपॉन dt,
ठीक है, फर्स्ट पहले केस में ना dt1 लिख दो इज इक्वल टू माइनस सी टी एवरेज माइनस टी नॉट। टी नॉट कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है ना। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 50 से 49 गए, मतलब 1 डिग्री का। पहले वाले केस में टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड, माइनस सी टी एवरेज कितना है 49.5 माइनस टी नॉट कितना है 30। बताओ सेकेंड केस में क्या हुआ, सेकेंड केस में बेटा क्या हुआ, सेकेंड केस में कहां से कहां जाना है, 40 से 39.9, 40 से कहां जाना है 39.9। तो एवरेज कितना आया इनका, 40 प्लस 30, इनका बीच का कितना आया बताओ। हाँ यही किया होगा, कितना आया, ये वैल्यू कितनी आई, 19 पॉइंट आ रही है। 19 पॉइंट कैसे आ सकती है, 40 और 39.9 को ऐड करेंगे 39 पॉइंट समथिंग आएगी ना। 39.9 इतनी आ रही, 39.95 आ रही होगी है ना। ठीक है, इसको आप 39.9 भी लिख लोगे तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब 40 से 39.9 पे गया तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, 0.1 का। टाइम हमको T2 निकालना था, इज इक्वल टू माइनस सी टी एवरेज कितना है बेटा, 39.9 ही लिख लो। ठीक है, माइनस 30। अब इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, ये दोनों इक्वेशन को जो आप डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1/5 होल अपॉन 0.1/T2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस सी तो दोनों से कट जाएगा जब डिवाइड करोगे तो। ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा, 19.5 बच जाएगा ये, है ना। ये 19.5 बच जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, हाँ, और ये कितना बच जाएगा, हाँ 9.9 बच जाएगा ये, है ना, 9.9। यस, बच जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे आ, ये इसको ऐसे लिखो, 1/5 इंटू 10T2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये 5 से ये 2 टाइम्स कट गया, ठीक है, तो ये बन गया 2T2 इज इक्वल टू, अब ये कितना आ जाएगा, हाँ कैलकुलेशन में कहीं गलती है क्या, हाँ है गलती तो है, ये 29.5 बनेगा ना बेटा, 29.5 है ना ये, है ना। अब सही है ना, 29.5 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली, इनको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.95 के आसपास आ जाएगा ये, क्या क्या आ रहा है, क्या हो गया, इनको माइनस करने पे 30, हाँ 19.5 है ना, हाँ हाँ 19.5 आ रहा है। तो 10 कैसे आ रहा है आपका आंसर, तो फाइनल आंसर 10 कैसे आ रहा है ये तो बताओ। हाँ ये कितना आएगा, T2/5, T2 बन रहा है राइट हैंड साइड, तो ये 0.1 भी तो था ऊपर, तो 2T2 इक्वल टू आ जाएगा 2, तो T2 की वैल्यू 1 नहीं आई, 1 तो ऑप्शन में ही नहीं है, हाँ
क्या आ रही है? T2 की वैल्यू कहाँ गलती कर रहे हैं फिर बताओ आप लोग। θ1 हाँ ये 1/5 लिखा तो है ये, हाँ ठीक। यही किया 49.5 माइनस 30 है ना, यही तो किया है ना। K इंटू 19.95 कहाँ पर? हाँ 19 19 यहाँ सेकंड वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में 19.5 19.5 के, हाँ ये तो आ रहा है ठीक है। 1/5 इज इक्वल टू माइनस सी 19.5 आया फिर। हम्म 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 हाँ 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 ये 9.9 है। हाँ 9.9 है हाँ। हाँ ये हाँ ये डिवाइड किया मैंने, हाँ ठीक है ये कर दिया फिर, यही तो किया है। हाँ 1/10 T2 हुआ ना, ये 0.1 भी तो है। अरे 0.40 से ये गए तो 0.1 भी तो होगा, तो यहाँ पे 0.1 नहीं लिखा क्या आप लोगों ने? ऊपर तो 1 है ना यार, यहाँ 50 से 40 गए तो 1 डिग्री का डिफरेंस आया, यहाँ 40 से 39.9 गए तो 0.1 का आया। इसको इसको 0.1 कैसे, ये तो 1 डिग्री का डिफरेंस आया ना बेटा, 50 से 49 गए तो 1 डिग्री का डिफरेंस नहीं आया, यहाँ पे 0.1 डिग्री का डिफरेंस आया। तो ये इक्वेशन बनेगी ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। अब ये क्या बन जाएगा, 1/5 इंटू 10T2 बन जाएगा ये। हाँ बताओ, मेरा फोन कहाँ है, कैलकुलेट करो। 1.96 आ रहा है ये, ठीक। और ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो T2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1.96 डिवाइडेड बाई 2 आ रही है, तो 0.98। हाँ इसको हम 1 सेकेंड बोल सकते हैं अप्रोक्स, 1 सेकेंड तो ऑप्शन में ही नहीं दिया। कैसे? हाँ 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 0.1/T, हाँ। हम्म हाँ तो वही तो किया है मैंने, आप क्या अलग कर रहे हो, यही तो किया है। 0.1 इंटू, अच्छा आप सीधे बोल रहे हो ऐसे सिंपलीफाई करके देखें क्या, ऐसा बोल रहे हो यहीं से? अरे तो कर लो, चलो 1/5 इंटू
T2 को ऊपर ले जाओ, ठीक है, इसको ऐसा लिख लो, चलो आप जैसा बोल रहे हो, ठीक है। इसको लिख लो 5 इंटू 0.1 इंटू T2 इज इक्वल टू 19.5 अपॉन 9.9। तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, 19.5 अपॉन 9.9 इंटू 0.5। करो, ये कितना आ रहा बताओ, करो कैलकुलेटर से निकालो कितना आ रहा। हाँ निकालो, या कैलकुलेटर क्यों निकालना है, इसको 10 मान लो। तो ये कितना हो जाएगा 1.95 इंटू 0.5। तो इसका आधा कितना हो जाएगा 0.975 आ जाएगा कि नहीं बताओ, जो कि अप्रोक्सीमेट सेकंड ही तो आ रहा है। अरे 9.9 को 10 मान लो, अप्रोक्स कैलकुलेशन करो तो 19.5 हो गया। 19.5 इंटू 0.5 0.975 सेकंड आ गया। हाँ, ऑप्शन गलत है भैया, ठीक है, आंसर इसका 1 सेकंड है अप्रोक्स। ठीक है, ये बताओ, हमने एक सिंगेज से सवाल उठाया, फिर भी बताओ गलती है उसमें। अब इंसान बताओ क्या करे, कहाँ से सवाल उठा ले। चलो ये करो एक सवाल, आखिरी सवाल, फिर हम थर्मल एक्सपेंशन पे आ जाएंगे। वो जो सवाल था उसमें डेटा की कुछ गड़बड़ी है। हाँ करो करो, आखिरी सवाल है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म। थर्मल एक्सपेंशन ओवर, मतलब थर्मल एक्सपेंशन ओवर नहीं, सॉरी, ये रेडिएशन ओवर। आखिरी सवाल है रेडिएशन का। इसमें ऐसे ही सवाल बनेगा और इसमें कुछ और नहीं बन सकते, यही है। ट्वेंटी फोर आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप आंसर बोलोगे 26, आंसर ये मार्क करके आओगे, है ना। चलो, एग्जाम में ये भी है ना, लड़ना नहीं है एग्जामिनर से। 24 आ रहा है, कॉन्फिडेंस है कैलकुलेशन पे अपने, तो आप 26 मार्क कर लोगे, ठीक है। हाँ, 49 आ रहा है, मैं बताऊं अब कि ट्राई कर रहा है कोई। हाँ, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 80, इनिशियली 80 पे था,
फिर ये कूल डाउन हुआ 64 पे, ठीक। और इस पूरी प्रोसेस में कितने लग गए, 5 मिनट लग गए। एंड इन 10 मिनट टू 52 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी देर बाद 52 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। 0 मिनट पे ये यहाँ पे था, 5 मिनट में यहाँ पे था, 10 मिनट में यहाँ पे था, मतलब इस प्रोसेस में भी कितने लग गए, 5 मिनट लग गए। ये बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज बेटा अंग्रेजी है ना। बोल रहा है इन 10 मिनट, कहाँ गया, बोल रहा है इन 10 मिनट टू 52 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10वें मिनट में वो 10 मिनट में वो 52 डिग्री सेल्सियस पे था, 5 मिनट में वो 64 पे था, 0 मिनट में वो यहां था, 5 मिनट में वो यहां था, 10 मिनट में वो यहां था। इस प्रोसेस में 5 मिनट लगे, इस प्रोसेस में भी 5 मिनट लगे। ये बात समझ आई कि नहीं। अब इन दोनों का टी एवरेज कितना होगा, इस यहां का टी एवरेज कितना होगा, 80 प्लस 64/2, हाँ, 40 प्लस 32 इक्वल टू 72। और इसका टी एवरेज कितना होगा यहाँ पर, 64 प्लस 52/2, मतलब 32 प्लस 26, तो ये हो जाएगा 58, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। अब ये हम पहली प्रोसेस के लिए इक्वेशन लिखें, dt अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस सी टी एवरेज माइनस टी नॉट। ये इक्वेशन हम पहले वाले केस में लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में अगर हम ये इक्वेशन लिखें तो टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ, 80 से 64 गया, 80 माइनस 64 कितना आता है, 16। टाइम कितना लिया, 5 मिनट, माइनस सी टी एवरेज कितना है, 72, और टी नॉट तो हमको निकालना ही था। फिर हम सेकंड प्रोसेस के लिए लिखें सेम इक्वेशन। सेकंड प्रोसेस के लिए आप लिखोगे तो 64 से कहाँ गया, 52, टेम्परेचर में चेंज कितना आया, 14 डिग्री का, 12 डिग्री का, सॉरी, ठीक है। और प्रोसेस में टाइम कितना लिया, 5 मिनट, माइनस सी इस प्रोसेस का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 58, और माइनस टी नॉट। अब दोनों को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 4 बार, तो ये बन गया 4/3, ये इससे कैंसिल, इज इक्वल टू 72 माइनस टी नॉट होल अपॉन 58 माइनस टी नॉट। एक इक्वेशन एक वेरिएबल है, 4/3 इज इक्वल टू 72 माइनस टी नॉट होल अपॉन 58 माइनस टी नॉट बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये ऐसे, तो 4 से ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 58 कितना आ जाएगा, 232 आ जाएगा, माइनस 4 टी नॉट, और 4 इंटू 72 कितना हो जाएगा, तो 216 माइनस 3 टी नॉट। यही बनेगा कि नहीं, यस। अब क्या करोगे, 4 टी नॉट को इस तरफ, 416 को इस तरफ, तो 232 माइनस 216 इज इक्वल टू टी नॉट। ऐसे बन रहा है क्या, हाँ। तो टी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, है तो 49 कहाँ आई, तो आपका ये इक्वेशन नहीं बना था। क्या कर देते हैं, 80 माइनस 64 किया यहाँ पर, तो 16 आया। 80 प्लस 64/2 करेंगे ना, 72, तो वही तो लिखा है। फिर मतलब हम समझे नहीं, 72 माइनस टी नोट आ गया, ठीक है। अब हमने दूसरी बार हमने लिखा 64 से 52 गया, सही लिखा ना, 64 से 52 गया, है ना। इसमें भी 5 मिनट लगा, ठीक। तो 64 और 52 के बीच का टेम्परेचर कितना आएगा, 32 प्लस 26, है ना।
तो ये 58 ही आ गया है ना। तो यहाँ पे टी एवरेज 58 पुट करेंगे माइनस टी नॉट, और यहाँ पे 64 माइनस 52 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 ही होगा ना, 12 ही होगा। 12/5 ये हो गया, इनको डिवाइड कर दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये 4 से 4 बार, 4 से 3 बार, तो ये 4/3 हो गया, इज इक्वल टू 72 माइनस टी नॉट अपॉन 58 माइनस टी नॉट। अब इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बचा, 232 माइनस 4 टी नॉट, और ये कितना बचा, 216 ही आ रहा है ना। आज का दिन ही खराब है लग रहा है यार, क्या दिक्कत हो रही है। तुम लोगों ने कहां से कहां लगाया, यहां से यहां तो नहीं लगा इक्वेशन। अच्छा, वैसे में लिया है क्या। अच्छा, तो इसको 10 ले लिया क्या। अच्छा, ये 10 है। अरे मैंने ये सोचा इन 10 में मतलब जीरो पे यहाँ पे था, ये मैंने ऐसे इंटरप्रेट किया, तब क्यों नहीं बोला आपने। अरे, तब तो खेल ही खत्म हो गया ना, ये 10 है तो। अपन ने इंटरप्रेट गलत कर लिया बेटा क्वेश्चन, है ना। फिजा का सही हो गया, है ना, हो गया खत्म। यहाँ पे कितना आया, अ, अब हो गया ना, अब यही है ना, बस है ना, 5 2 10 है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा क्या। बताओ यार, समझ आया है कि नहीं। हमने क्या किया था, क्वेश्चन को इंटरप्रेट गलत कर लिया था, हमने सोचा कि ये 5 मिनट ले रहा है, फिर अगला भी 5 मिनट ले रहा है, इसलिए हमने अपना दिक्कत आ रहा था। अब बस खत्म, अब यहाँ से टी नॉट निकाल लो, 49 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अरे नहीं, इंटरप्रिटेशन वही ना। अब देखो, सवाल की लैंग्वेज इसीलिए इंटरप्रेट करना जरूरी होता है। इफ द टेम्परेचर फॉल्स टू 64 इन 5 मिनट एंड इन 10 मिनट टू 52, तो इसको एक इंटरप्रिटेशन ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि 5 मिनट बाद उसका टेम्परेचर 64 हो गया, और 10 मिनट बाद 52 हो गया, मतलब 5 मिनट बाद 64 और अगले 5 मिनट में 52 हो गया, ऐसा भी तो इंटरप्रिटेशन हो सकता है ना। तो वैसा मैंने इंटरप्रेट कर लिया। बल्कि ये सवाल ये बोल रहा है कि 80 से 64 जाने में 5 मिनट लगे, और 64 से 52 जाने में 10 मिनट लगे। सवाल एक्चुअली ये कहना चाह रहा है। यस। फिर यहां से आप क्या कर लोगे, टी नॉट कैलकुलेट कर लो, बात खत्म। बोलो, बताओ। हम्म, कैसे। हम्म, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, वैसे। हाँ, वैसे भी हो जाएगा, करके देखो, चलो एक बार करके देखो। क्या नहीं आया, ये 10 मिनट बेटा, ये 10 मिनट क्वेश्चन में दिया बेटा है, 10 मिनट। वो बोल रहा है 80 से 64 जाने में 5 मिनट लगे, हाँ। 10 मिनट। नहीं, नहीं बेटा, वही तो बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन को ऐसे इंटरप्रेट अपन ने गलत कर लिया था। 80 से 64 जाने में 5 मिनट लगे, 64 से 52 जाने में 10 मिनट लगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब समझ आया कि नहीं आया, बताओ, बताओ। ये वाला। हम्म, 9 में, हाँ। हाँ,
यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा 49.5 आएगा, तो ये इक्वेशन सही लिखी है। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस, हाँ है ना, और ये वाली देखो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा सेकंड केस में 0.1 का, तो 0.1 अपॉन T2 इक्वल टू माइनस सी। इसका एवरेज कितना है 39.95 है, तो इसको मैंने 39.9 ही लिख दिया, -30। ठीक है, अब इतना ही आएगा बेटा, इसका कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। बताओ, ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, आगे बढ़ते हैं ना, इतना समय नहीं दे सकते। ठीक, बताओ यार। तो आगे बढ़े, तो अब थर्मोमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन की पे बात आ जाती है। ठीक है, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, यस। तो इस पे हम आ जाते हैं। तो यहां से अब हमारा शुरू होता है थर्मल एक्सपेंशन वाला केस। बताओ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग समझ आया कि नहीं आया? पक्का? एक ही फॉर्मेट में सवाल बनता है, यही फॉर्मेट जो करवाया। अब ये साला मेरी किस्मत इतनी खराब है, आज ही मैं 3 सवाल लेके आया, तीन में से एक में कोई डेटा का एरर है। ये वाले सवाल मुझे लग रहा डेटा का एरर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। क्या अभी ठीक है? हाँ, यार ये बड़ा समस्या है, हम क्या करें बताओ, इसका कोई सोल्यूशन है क्या तुम लोगों के पास आवाज का? हम्म, यार वाईफाई नहीं है ना बेटा मेरे पास, यही फोन का डेटा 5G यूज कर रहा हूँ यार, यहाँ गुड़गांव में बैठ के 5G नहीं चल रहा। एक तो एक तो इंडिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ का जो इनोवेशन है इंडिया का ना, आधे से ज्यादा इनोवेशन खोखला है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े क्लेम करती हैं हम ये ला देंगे वो ला देंगे, सब खोखला होता है। अगर आप गुड़गांव के एक स्पेसिफिक एरिया से बाहर निकलोगे ना, तो 5G एकदम चलना बंद हो जाएगा, और इन्होंने 5G बेचने के चक्कर में क्या कर दिया, 4G को भी स्लो कर दिया। तो इनका 5G वैसी टट्टी है, ऊपर से 4G भी खराब कर दिया, तो उनका ओवरऑल नेटवर्क ही खराब हो गया। जबकि मैं एयरटेल का यूज कर रहा हूँ, जबकि एयरटेल का सबसे महंगा रिचार्ज होता है, उसके बाद भी ये हालत। क्या कर सकते हैं बताओ? अभी ठीक है, चलो भैया ना, टेम्परेचर। ठीक, व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक, क्या है टेम्परेचर? डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, है ना। आइस ठंडा है, और आपकी जो गैस की जो लॉ होती है वो गर्म है, कैसे पता? टेम्परेचर से। टेम्परेचर कोई टेम्परेचर, कोई चीज ठंडी है या गर्म है, उसकी डिग्री है कि कोई चीज ठंडी होती है या गर्म होती है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस या हॉटनेस को दर्शाती है। ठीक, अब टेम्परेचर की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट बेटा आप सबको पता है केल्विन है। इसके अलावा अदर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। हमेशा ध्यान रखना केल्विन में डिग्री नहीं लगाया जाता। ठीक है, डिग्री केल्विन ऐसे कोई लिखेगा तो ये गलत है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, गलत नोटेशन है। केल्विन में सिर्फ के होता है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में ऐसे डिग्री का साइन लगाया जाता है। ठीक, यस, बताओ ये बात, ठीक है। अब टेम्परेचर जो होता है वो ऐसा होता है। अब टेम्परेचर नापने के लिए हमको क्या बनानी पड़ेगी, स्केल। भाई तुमने टेम्परेचर है तो उसको नापोगे भी, तो नापने के लिए आपने स्केल बनानी पड़ेगी। तो हमारे पास 3 स्केल्स हैं मेनली जो यूज होती हैं। ठीक,
मेनली जो यूज होती है, इन तीनों में से भी इन दोनों का यूज मैक्सिमम है, इन तीनों में से भी इन दोनों का यूज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, अब टेम्परेचर की स्केल बनाने के लिए हम दो पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, दो पॉइंट्स को। वो कौन से दो पॉइंट्स होते हैं, कोई बताएगा हमको? एक तो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यस, बताओ अब कैसे डिफाइन होता है टेम्परेचर स्केल, देखना। ठीक, ये केल्विन स्केल है, ये डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक, हमने बोला मतलब हमको अब स्केल हमको डिफाइन करनी, तो हमने बोला केल्विन स्केल में ये वाला जो लाइन, नीचे वाला लाइन है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और ऊपर वाला लाइन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो केल्विन स्केल में हमने बोला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। ऐसे ही डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, ये है 100 डिग्री सेल्सियस। ये हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। केल्विन स्केल में ये डिफाइन किया गया है 273 और 373, डिग्री सेल्सियस में 0 से 100, और फ़ारेनहाइट में क्या होता है बेटा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। 180 डिग्री होता है ना, कि कुछ और होता है, बताओ? अरे नीचे वाला 32, ऊपर वाला होता है 212, सॉरी, ये बताओ। तो हमने दो पॉइंट डिफाइन कर दिए, हर एक स्केल पे दो पॉइंट डिफाइन कर दिए। ये बात आपको समझ आ रही कि नहीं? ठीक, हर एक स्केल पे हमने क्या डिफाइन कर दिए, दो पॉइंट डिफाइन कर दिए। हर एक स्केल पे क्या कर दिए, दो पॉइंट डिफाइन कर दिए। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ये हमने डिफाइन कर दी, ये स्केल ही ऐसे बना दी। ठीक है, अब ये मत पूछना ये 32 ही क्यों लिया, भैया बनाने वाले ने यही बनाया। ये 212 ही क्यों लिया, बनाने वाले ने यही बनाया। ठीक, यस, ठीक। अब मान लेते हैं आपको तीनों स्केल पे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए कोई एक वैल्यू है जो यहाँ पे, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसको मेजर किया इस स्केल पे तो हमको K मिल गया, इस पे मेजर किया तो C मिल गया, इस पे मेजर किया तो F मिल गया। भाई कोई एक बॉडी है, मान लीजिए आपका कोई मोबाइल है, मोबाइल का टेम्परेचर मेजर किया केल्विन स्केल पे तो हमें K वैल्यू मिल गई, डिग्री सेल्सियस पे C मिल गई और फ़ारेनहाइट पे F मिल गई। एक्चुअल में तो वो टेम्परेचर सेम ही है ना, एक ही सब्सटेंस को मेजर किया आपने, एक्चुअल में तो एक ही सब्सटेंस है ना, बस मेजर अलग अलग स्केल पे किया है। सही बात है कि नहीं? तो इनकी बीच में इक्वेशन कैसे बनती है, के, ठीक है, के, के लिखा, बताओ फिर क्या करेंगे, बताओ? के माइनस जो नीचे वाला है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक, के और उसके नीचे वाला फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू सी माइनस इसके नीचे वाला कितना है, 0, अपॉन अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू एफ माइनस इसके नीचे वाला अपॉन अपर माइनस लोअर। अब मान लीजिए कोई बच्चा आया, उसने बोला हम तो फिजा है, नहीं फिजा नहीं, कौन कौन बच्चे हमारे पास, सलोनी है ना, एमन है, चलो है ना, एमन ने बोला अब मैं अपना स्केल बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी डिग्री ए, एमन एमन स्केल। ठीक, तो मैंने बोला वेरी गुड एमन, बना दो। तो एमन ने बोला मेरा जो लोअर पॉइंट है वो होगा 50 डिग्री एमन पे, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट आएगा 50 डिग्री एमन पे और बॉइलिंग पॉइंट आएगा 200 डिग्री एमन पे। तो ये एमन ने अपनी स्केल बना दी, एमन ने बोली मैं तो खुद ही बनूंगी भाई साहब साइंटिस्ट, मैं अपनी स्केल डिफाइन करूंगी, मतलब कर दो।
तो यहां पे आप कैसे लिखोगे, ए माइनस एम एन का नीचे वाला अपॉन अपर माइनस लोअर। बताओ, ऐसे आप कोई भी स्केल डिफाइन कर सकते हो, एम एन फिजा भी अपनी कर सकती है, सलोनी भी अपनी कर सकती है। बताओ, अब आपको मान लेते हैं, मान लीजिए आपको बोला गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस को 30 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और एमएन में कन्वर्ट करो। आपको बोला गया कि 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है आपको, किस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और एमएन में। तो आप क्या करोगे, 30 वैल्यू यहां डाल दोगे और इस इक्वेशन के हिसाब से तुमको के की वैल्यू, एफ की वैल्यू और ए की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ, बताओ समझ आया कि नहीं ये बात? ये बात समझ आई? पक्की बात? अगर आपसे कोई बोले कि 500 डिग्री केल्विन कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो क्या करोगे, यहां पे 500 डालोगे केल्विन की जगह और इसको कंपेयर करके फ़ारेनहाइट निकाल दोगे। अगर आपसे कोई बोले 200 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होता है, तो यहाँ पे आप 200 की वैल्यू डालोगे फ़ारेनहाइट की जगह पे और इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके सेल्सियस निकाल दोगे। अगर आपसे कोई बोले 300 डिग्री केल्विन कितने एमएन के बराबर होता है, तो यहाँ पे आप 300 वैल्यू डालोगे केल्विन की जगह पे और इसको कंपेयर करके ए की वैल्यू कैलकुलेट करके एमएन बता दोगे कि एमएन स्केल में वो कितना होगा। बताओ, बताओ, ये इक्वेशन समझ आ गई? पक्का? 100%? बताओ 100%? हम्म, ये करो फिर। ये फॉर्मूला रटना नहीं है, अपनी रफ कॉपी में हल्के से में फटाक से आपको ऐसा डायग्राम बनाना है और खट से इक्वेशन लिखनी है, रटना नहीं है। करो इसको, एकदम लड्डू सा सवाल यहां पर आ सकता है। हाँ भाई, इतना समय थोड़ी मिलेगा। बताओ, अब देखो किस किस को करना है, फ़ारेनहाइट को और सेल्सियस को, तो यहाँ फट से बनाओ ऐसा डायग्राम, हल्का सा रफ कॉपी में अपना, है ना, रट के, हर चीज को रटा नहीं जाता है ना। सेल्सियस में ये कितना 0 डिग्री, ये कितना 100 डिग्री, फ़ारेनहाइट में ये कितना था 32 डिग्री और ये कितना था 212 डिग्री। कोई भी बच्चा ये सवाल नहीं पूछेगा ये 30, अरे हाँ क्वेश्चन में 30, हाँ केल्विन भी है क्या? ओके, ध्यान नहीं दिया था। हाँ केल्विन ध्यान नहीं दिया था, 273 केल्विन और 373 केल्विन। ठीक, फिर क्या करोगे, ऐसे लाइन खींच दोगे, यहाँ पे C, यहाँ पे F, यहाँ पे K, फिर इक्वेशन लिखो कैसे, C माइनस लोअर वाला नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, F माइनस लोअर वाला, F का लोअर वाला अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और K माइनस लोअर वाला अपॉन ऊपर वाला माइनस लोअर वाला। हाँ बोलो बोलो, अरे दोनों में पूछा है भाई, दोनों में पूछा है ना बेटा। अब क्या कर दोगे, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब F की जगह क्या डालोगे, 60 डालोगे, डाल दो, ये बन गया C अपॉन 100 इक्वल टू 60 माइनस 32 कितना हो जाएगा, जो भी हो जाएगा है ना, 60 माइनस 32 अपॉन ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। यहां से आपको इन दोनों को कंपेयर करोगे तो C मिल जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो K मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ? हाँ, अगर ये नीट में ऐसा आ सकता है ना कन्वर्ट करने का, आएगा तो आप कर लोगे। हम्म,
पक्की बात। यस, अब देखो एक बार इन दोनों को कंपेयर करना जरा। ये क्या लिखा है, C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। यहां से ये कैंसिल होगा, 2 से ये काटो 9 बार, ये 5 बार, तो यहां से हमको F की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 32 प्लस 9 अपॉन 5। C मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? अरे भाई ये क्वेश्चन यहां खत्म हो गया, इसको भूल जाओ, हो गया ये सवाल। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकाल लोगे कि नहीं? अब मैं ये बता रहा हूं कि इन दोनों को अगर आप कंपेयर करके सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये इक्वेशन ही आपको नोट्स में लिखवाई जाती है, रटवाई जाती है। क्या आपको ये इक्वेशन रटने की जरूरत है? बस मैं ये बोल रहा हूं आपको। यस, चलो आखिरी सवाल है इस टॉपिक का, इसको करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ 60 केल्विन आएगा, ठीक है, वेरी गुड। फ़ारेनहाइट में निकालो। ठीक है ना, 108 आ जाएगा, निकल गया ना? कराने की जरूरत है ये सवाल? समझ गए? हम्म, ऐसे ऐसे छोटे मोटे सवाल आएंगे तो कर लोगे, ठीक है। चलो भाई, है ना, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ, खुद से करो, है ना। अब एक बात मुझे बताओ, टेम्परेचर स्केल डिफाइन कर ली हमने, सब कर लिया, ठीक है। अब जो टेम्परेचर होता है बेटा, उसको मेजर करने के लिए हमको कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है? या तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी वॉल्यूम हो सकती है, या वो लेंथ हो सकती है, ठीक है, या फिर वो प्रेशर हो सकती है, यस, या फिर वो, हाँ, या फिर वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो सकती है। आपका जो थर्मोमीटर होता है घर में, उसमें जो मर्क्यूरी होता है वो एक्सपेंड करता है, उसका वॉल्यूम वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। जब मर्क्यूरी एक्सपेंड करता है उससे आपको टेम्परेचर पता चलता है, जो घर में आपका जो होता है थर्मोमीटर होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो लीनियरली चेंज करे टेम्परेचर के साथ, कैसे चेंज करे? लीनियरली। अभी आप आगे पढ़ोगे इसको, लीनियरली चेंज करे, ठीक है, टेम्परेचर के साथ, उसका यूज आप कर सकते हो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो वॉल्यूम, लेंथ, प्रेशर, रेजिस्टेंस, ये सब क्या होते हैं? लीनियरली मेजर करते हैं। आपने रेजिस्टेंस पढ़ा भी होगा फॉर्मूला, उसमें R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, पढ़ा था ये? इसमें पढ़ा होगा, ये कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये चेंज इन टेम्परेचर से लीनियरली वेरी कर रहा है, तो रेजिस्टेंस, प्रेशर, लेंथ, वॉल्यूम, इनका हम यूज कर सकते हैं मेजर करने में टेम्परेचर को, ठीक है। यस, बताओ बताओ। हम्म, क्या?
अब जो ऐसे ही क्या होता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, क्या कौन सा ग्राफ होता है बेटा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। अगर हम गैस का ड्रॉ करें, किसका ड्रॉ करें, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। कौन सा ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, सॉरी, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में अगर हम ड्रॉ कर लें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किस पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो हमेशा देखो क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी को हम लिख सकते हैं एन आर अपॉन वी इंटू टी। तो प्रेशर जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। प्रेशर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये ग्राफ कैसा बनता है बेटा, कुछ ऐसा बनता है। क्या बनता है, ऐसा। ठीक, ये मान लीजिए गैस 1 के लिए है, ये फर्स्ट ग्राफ है पहली गैस के लिए। अगर आप दूसरी गैस के लिए बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और अगर आप तीसरी गैस के लिए बनाओगे तो शायद कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको अगर पीछे एक्स्ट्रापोलेट कर दो, क्या कर दो, पीछे एक्स्ट्रापोलेट, मतलब इसको बढ़ा दो पीछे, अगर आप इसको बढ़ा दो तो ग्राफ एक पॉइंट पे जाके मिलता है, ये है -273.15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ये ग्राफ जाके, तीनों ग्राफ जाके ऐसे मिलेंगे। इनको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट कर दोगे ना तो ये ऐसे मिलेगा यहाँ पे, ठीक, ये ऐसे मिलेगा, और ये वाला ग्राफ ऐसे यहाँ पर आएगा। हाँ, तो ऐसे ये यहाँ पे मिलता है। यस, क्या चीज, नहीं आएगा, ओरिजिन से नहीं आएगा ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर जीरो नहीं होता है। तुम्हारे ठंडों में कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है कि नहीं हो जाता है टेम्परेचर, तो प्रेशर आपके रूम का जीरो हो जाता है क्या। अगर आपके रूम का प्रेशर जीरो हो जाता तो आपने बायो में पढ़ा होगा, आपकी वेन्स फट जाती। अगर आपके रूम का टेम्परेचर जीरो, प्रेशर अगर जीरो कर दिया जाए तो आपकी जो वेन्स है फट जाएंगी, क्योंकि आपका ब्लड के अंदर ब्लड प्रेशर है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जीरो नहीं होगा प्रेशर। ये जो PV इज इक्वल टू एनआरटी है, आप सोच रहे होगे ना टी की जगह जीरो डालेंगे तो पी जीरो हो जाएगा, बेटा टी की जगह आप केल्विन में वैल्यू डालते हैं हमेशा। यहाँ आप 273 केल्विन डालोगे, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, यहाँ जीरो नहीं डालोगे। एक्चुअल में ये वाला पॉइंट है 0 केल्विन। बताओ बताओ बताओ, यश बताओ। तो ये 273 कहां से आप समझ आया, 273 वाली वैल्यू कहां से आई, क्योंकि इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं तो -273 डिग्री पे सारे ग्राफ मिल जाते हैं, मतलब सारी की सारी लाइन एक जगह पे कोइंसाइड करती है, एक जगह पे जाके मिलती हैं। यस, यस, इसलिए केल्विन स्केल को डिफाइन किया, जिसमें इस वाले टेम्परेचर को 0 केल्विन बोल दिया, तो ये 273 केल्विन हो गया ऑटोमेटिकली। यस, बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं आई। हाँ, पक्का, पक्की बात, बताओ बताओ बताओ। तो पीटी डायग्राम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कब है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये बात ध्यान रखना, एक पॉइंट पे मीट करते हैं। ये ग्राफ आपसे सीधा नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही देगा जैसे उसने पूछा ना अभी, जैसा उसका कंफ्यूजन था वैसे ही ऑप्शन देगा, एक तो ऑप्शन ये दे देगा और एक यहाँ जीरो से ऐसे निकाल के दिखा देगा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करके आएंगे। क्या चीज, क्या, हाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये, मतलब 0 केल्विन जो है वो ऐसा टेम्परेचर है जहां पे प्रेशर जीरो हो जाएगा हाइपोथेटिकली। ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, इसको कभी हम आज तक रीच नहीं कर पाए, इस तक हम पहुंच नहीं पाए कभी। बताओ, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट। ठीक है, ये 0 पॉइंट है, ये केल्विन स्केल को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। क्या कहते हैं उसको, केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, राइट। यस, यस, बताओ। अब मैंने आपको बताया है कि वॉल्यूम, लेंथ, प्रेशर, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर नापने के लिए यूज हो सकता है।
ठीक है, तो अगर आपको यूज करना है किसको, वॉल्यूम को, तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, अभी मैंने आपको सिखाया। आप लिखोगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस की हम लिख रहे हैं ना, तो C माइनस जीरो अपॉन सी अपॉन माइनस 100 माइनस जीरो लिखोगे कि नहीं, क्योंकि C का अपर और लिमिट, अपर और लोअर लिमिट 0 और 100 होता है, इज इक्वल टू, इसको आप VT माइनस V0 V0 अपॉन V100 माइनस V0 लिखोगे कि नहीं, बताओ, सेम फॉर्म में। अरे अभी सिखाया था, टी टेम्परेचर पे लिखना है तो टी टेम्परेचर पे माइनस जीरो वाला मतलब लोअर वाला फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस अपर माइनस लोअर, बताओ। ऐसे ही इसको भी लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, C माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो इज इक्वल्स टू PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0, बताओ, इस वाले को, सॉरी प्रेशर वाले को, यस। ऐसे रेजिस्टेंस को लिख पाओगे कि नहीं, C माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो इज इक्वल्स टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0, बताओ यार। अब इसका यूज कभी तक इन इक्वेशन का यूज मैंने होते हुए देखा नहीं है, पर बुक्स में ये लिखी होती है, तो मैंने आपको समझा दिया कि आती कहां से इक्वेशन, कि मान लो कहीं गलती से क्वेश्चन दिख जाए, तो अब आप लॉजिकली लिख पाओगे कि नहीं इस इक्वेशन को, बताओ, नहीं लिख पाओगे कि लिख पाओगे, पक्की बात, यस, पक्की बात, हम्म। तो हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क है फिर ये बता दो, और इसके बाद हम आज की क्लास एंड कर देंगे। हीट वर्सेस टेम्परेचर, हम्म हम्म, दोनों दोनों होता है, अच्छा, और बताओ, फिजा आप बताओ। हम्म हम्म हम्म, और बताओ, और कुछ, और एक आध और कुछ आपके मन में आइडिया हो। नहीं बेटा, देखो हीट क्या है, एनर्जी है। हम्म, चलो, हीट क्या है, एनर्जी है, क्या है हीट, एनर्जी, ठीक। और टेम्परेचर क्या है, स्टेट है, ये क्या है, एक स्टेट है, ठीक, स्टेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, स्टेट ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर एक स्टेट को दर्शाता है कि भाई फलाने फलानी चीज का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जिसको आपने अभी डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस बोला था, ठीक। और हीट एनर्जी, हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एक एनर्जी का फॉर्म है, यस। ये बात आपको समझ आई कि नहीं, हाँ। अब हीट जो है फ्लो होती है, हीट क्या होती है, फ्लो होती है, कहां से कहां, हॉट से कोल्ड, हॉट से कोल्ड, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो होती है। तो हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, आपने ये स्टेटमेंट सुना है, मैंने आपको बताया था ये बात, ये आपको समझाया था, हीट फ्लोज फ्रॉम, नहीं, हाँ, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक। हीट मतलब एनर्जी, मतलब फ्लो कौन हो रहा है, हीट हो रही है, ये फ्लो हो रही है। अब आपको कैसे पता कौन सी बॉडी हॉट है कि कौन सी बॉडी कोल्ड है, ये डिफाइन करने के लिए आपको टेम्परेचर की नीड होती है। इसको कौन डिफाइन करता है, टेम्परेचर, और फ्लो कौन हो रहा है, हीट, यस। अच्छा, एक स्टेटमेंट मैं आपसे अगर बोलूं, टेम्परेचर ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, क्या ये स्टेटमेंट सही है,
बताओ फिजा, सलोनी, वेरी गुड, ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। मैंने अभी समझाया बेटा फिजा, टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होता, हीट फ्लो होती है, हीट का फ्लो होता है, टेम्परेचर का फ्लो नहीं होता, इसी ये गलत है ये। हाँ हाँ, टेम्परेचर दोनों में है, टेम्परेचर का फ्लो नहीं होता, हीट का फ्लो होता है, ठीक है। हम कंपेयर हमेशा किसको करते हैं, टेम्परेचर को नहीं, कंपेयर हमेशा, अच्छा ये बात भी ध्यान रखना, कंपेयर हमेशा किसको करते हैं हम, टेम्परेचर को। कंपेयर किसको कर सकते हैं, टेम्परेचर को, हीट को कंपेयर नहीं कर सकते, टेम्परेचर को कंपेयर कर सकते हैं, हीट को कंपेयर नहीं कर सकते। यस, तो अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, कंपेयर मतलब जैसे दो बॉडी रखी हैं, एक का आपने बोल दिया 10 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का 20 डिग्री बोल दिया, तो आपने कंपेयर किया कि नहीं किया, कि भाई इसका टेम्परेचर कम है उसका ज्यादा है। हाँ बताओ, तो अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, बॉडी ए हैज मोर हीट देन बी, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? हाँ हाँ, वेरी गुड, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों? हीट को कंपेयर नहीं कर सकते बेटा, अभी समझाया, टेम्परेचर को सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। यस, अगर हम बोलूं, हाँ, अगर मैं बोलूं टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर ऑफ ए इज मोर देन बी, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों? टेम्परेचर को कंपेयर कर सकते हैं। यस, हाँ, हीट एनर्जी है बेटा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हीट को नहीं कर सकते ना कंपेयर, हीट को आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, आप बाहर से देख के कंपेयर नहीं कर सकते हीट को। आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मान लीजिए एक छोटा पत्थर रखा है और एक बड़ा पत्थर रखा है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, अब बताओ किसमें हीट ज्यादा है, बता पाओगे? क्योंकि इसका मास भी ज्यादा है, तो इसका आप लिखोगे MST, हीट यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखोगे MST यहाँ का भी, पर यहाँ का मास कम है, यहाँ का मास ज्यादा है, तो हीट आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते बाहर से देख के। समझ में आ रही बात मेरी? अरे भाई, इसका टेम्परेचर ज्यादा है पर इसका मास ज्यादा है, तो हीट को आप बाहर से देख के कंपेयर नहीं कर सकते ना, किसमें ज्यादा हीट है। यस, इसलिए हम हीट फ्लो को कंपेयर करते हैं, कितनी हीट फ्लो हुई, मान लो इस बॉडी से इस बॉडी में 10 जूल चली गई, तो हम ये बताते हैं कि अच्छा 10 जूल यहां से फ्लो हो गई, इंडिविजुअल हीट हम नहीं कंपेयर कर पाते, यही मैं समझा रहा हूं। क्या ये बात आपको समझ आया? पक्की बात? फिजा, इस बात को कोई गलती से पूछ लेगा, स्टेटमेंट में आ जाएगा, तो गलत तो नहीं कर दोगे? बहुत बेसिक बात अगर कोई पूछ लेगा तो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, कल हम थर्मल एक्सपेंशन चालू करेंगे, कल या परसों जब भी, है ना। ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है, पूर्ण आहुति यहाँ इस टॉपिक की होती है। अब अगला टॉपिक जो चालू होगा वो होगा कौन सा, थर्मल एक्सपेंशन। बताओ भाई, उसके बाद ये टॉप, थर्मल एक्सपेंशन और फिर केटीजी। यस, हाँ, क्या हो गया, इतनी शांत क्यों हो गई आवाज, क्या हो गया? चार पंक्तियां आपके लिए, आप लोगों के लिए लेकर आया था मैं, ठीक है। कोशिश कर, हल निकलेगा, कोशिश करते रहो, हल निकलेगा, ठीक है। कोशिश मेहनत अपनी इंपॉर्टेंट होती है, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज आपके पास हल नहीं है, आज आप कॉलेज में नहीं हो, कोई बात नहीं, कल निकलेगा, 6 महीने बाद निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध, अर्जुन के जैसा फोकस अपना बनाओ, ठीक है, अर्जुन के जैसे तीर सा साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जब भीष्म पितामह पड़े हुए थे शैया पे, तो उनको प्यास लगी, वहां पे पानी नहीं था, तो अर्जुन ने धरती पे तीर मारा था और वहां से पानी निकला था, और उस पानी को भीष्म पितामह को पिलाया था। तो अर्जुन के तीर सा साध, अपने दृढ़ निश्चय को अर्जुन के तीर जैसा मजबूत करो, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, जहां कोई उम्मीद नहीं है वहां से भी जल निकलता है। मेहनत कर,
पौधे को पानी दे। तुम लोग अभी पौधे को पानी दे रहे हो, अपने आप को, तुम खुद एक पौधा हो और उसको उस पौधे को पानी दे रहे हो। बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, ठीक है। जिन बच्चों की कोई उम्मीद नहीं होती उनका भी सिलेक्शन होता है, तुम लोग तो फिर भी 600-600 नंबर वाले हो। तो मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत कर, पौधे को पानी दे, ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे। अपनी हिम्मत को आग दो, हिम्मत नहीं हारना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कहीं डाउट्स आ रहे हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, सब चीज अपनी तरह है, अपनी तरफ रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिम्मत को आग देना है, अपनी हिम्मत नहीं हारना है। फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी, लास्ट मोमेंट तक उम्मीद नहीं छोड़नी, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को। गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की कोशिशें होनी चाहिए। हर दिन आप एक ट्राई करो, हर दिन क्वेश्चन सोल्व करो, हर दिन आप रिवीजन करो। जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। आज जो आपका लाइफ हो सकता है ना, आपको फील होती है थमी थमी सी है, क्या पढ़ना पड़ रहा है, डेली डेली की मेहनत है। आपके हो सकता है फ्रेंड्स कॉलेज में हो, जिन बच्चों ने कॉमर्स लिया होगा वो एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, राइट। पर आज आपकी लाइफ हो सकती है कि थोड़ी थमी थमी सी, आपको लग रहा हो कि बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, है ना। कोई हो सकता है आपकी सहेली बॉयफ्रेंड के साथ घूमती होगी किसी कॉलेज में, कोई हो सकता है कहीं ट्रिप मारने जा रहा होगा फ्रेंड के साथ। आज आपको लगता होगा हमारी लाइफ थमी थमी सी, हम एंजॉय नहीं कर पा रहे। पर आज जो है थमा थमा सा, वो कल जरूर चल निकलेगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक प्रसिद्ध पोयम है, मैंने नहीं लिखा है। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों की मेहनत, क्या? हम्म। तो आप लोगों के लिए 4 पंक्तियां मैं लेकर आया हूँ। आप लोगों की जो मेहनत है, जो डेडिकेशन है, यहाँ पर आते हो, बैठते हो 2-2 घंटे और इंटेंस डिस्कशन को आप सुनते हो, है ना। बहुत सारे बच्चों में, सही बता रहा हूँ, इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरीके की क्लास में 2 घंटे बैठ ले जाए। उनको 4 क्वेश्चन कराओ, 5वें में उनको, उनका जो है कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। और आप लोगों में इतनी हिम्मत है, इतना डेडिकेशन है कि आप यहाँ आकर बैठे हो 2 घंटे। तो बेटा आज आपका जीवन, हो सकता है आपको फील होता हो कभी कभी कि थमा थमा सा है, दोस्त लोग देखो इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर आज आपका जीवन थमा है, कल जरूर चल निकलेगा। कोशिश करते रहनी बेटा, अपने आप को हिम्मत देती रहनी है, ताकत जुटा के अगले 6-8 महीने लगे रहना है। ठीक है बेटा, ये कुछ 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। आप लोगों की जो हिम्मत है और आप लोगों की जो मेहनत है उसको सैल्यूट करने के लिए, ठीक है बेटा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं कल, है ना। आगे थर्मल एक्सपेंशन चालू करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो? कौन से एग्जाम? हाँ हाँ। अच्छा, उसमें आपको दिक्कत आ रही है? कैसी दिक्कत है? वो तो बेटा वो रट्टा वाला चैप्टर है, वो तो रटने वाला चैप्टर बेटा। उसमें तो एनसीईआरटी खोलो और उसके ना एक शॉर्ट नोट्स बना के रट्टा मारो। उसका वो जो चैप्टर है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर, उसका कोई इलाज नहीं है बेटा, उसको आपको याद करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो वो वाले चैप्टर का है वो सीन, मेरे वो तो मेरे को भी दिक्कत करता है, वो मैं भी भूल जाता हूँ बार 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 वो चैप्टर। वो पढ़ा, मान लो वो चैप्टर पढ़ाना भी पड़े ना तो 2 दिन बैठ के पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद वो पढ़ा पाते हैं। वो चैप्टर ही ऐसा है, उसको रटना का उसका सॉल्यूशन है ही नहीं, उसका सॉल्यूशन तो हमारे पास भी नहीं है। उसके पहले वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर बढ़िया है।